नमस्कार, वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ टोटल हेल्थ। आई एम किरण भारद्वाज। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह। टोटल हेल्थ के में आप सभी का स्वागत है। Urinary tract infection is a common problem. It affects people of all age groups, starting from children, young adults, middle-aged men and women, and elderly. However, the causes in the different age groups may be different. बिल्कुल, कहते हैं कि तंदुरुस्ती हजार नियामत है और जब बात सेहत की होगी, तंदुरुस्ती की होगी, तो छोटी छोटी सावधानियां हमें बड़ी परेशानियों से बचाती है। और मूत्र मार्ग में जो संक्रमण है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, उसमें कुछ ऐसा ही है कि आप तमाम सावधानियां रख के इससे बच सकते हैं। क्या कुछ है इस संक्रमण से, कैसे बचा जाए और कैसे सावधानियां इसमें बरतें, अगले 1 घंटे में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। UTIs, that are urinary tract infections, are common in women. Women are at a greater risk of having UTIs. Women can have more than one UTI in the lifetime. However, if the treatment is not made in time and if it is left untreated, it can lead to severe consequences either in women and men. It can cause even the problem of kidney failure. Let's take a look at this report and let's understand what are the symptoms of UTIs and what can be done to prevent this. मूत्र मार्ग का संक्रमण एक बेहद आम समस्या है। मूत्र मार्ग का संक्रमण आमतौर पर गुर्दे, उससे जुड़ी नलिकाओं, मूत्रवाहिनी या फिर मूत्राशय को प्रभावित कर सकता है। वैसे तो ये समस्या किसी को भी हो सकती है, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को इस समस्या से ग्रस्त होने की संभावना अधिक रहती है। मूत्र मार्ग का संक्रमण होने पर मूत्र करते समय दर्द या जलन होना, मूत्र बार बार करने जाना, मूत्र कम मात्रा में आना, बुखार, पेट के निचले भाग में दर्द होना, मूत्र से दुर्गंध आना या फिर मूत्र करने की तीव्र इच्छा बने रहना, ये लक्षण हो सकते हैं। संक्रमण यदि ब्लैडर यानी मूत्राशय तक ही सीमित रहे तो दर्द का लक्षण उत्पन्न होता है। यदि संक्रमण गुर्दे व अन्य भाग में फैल जाए तो समस्या बढ़ जाती है। मूत्र मार्ग में संक्रमण यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक ऐसी समस्या है जिससे काफी महिलाएं परेशान रहती हैं। कुछ महिलाओं को ये बार बार भी होते हैं। मूत्र मार्ग का संक्रमण होने पर दर्द और असुविधा का एहसास हो सकता है। आमतौर पर यह संक्रमण कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के द्वारा इन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता है। मूत्र मार्ग के संक्रमण का इलाज करवाना जरूरी है। ऐसे में आवश्यक है कि बिना डॉक्टरी सलाह के कोई दवा न ली जाए। विशेषज्ञ की सलाह अनुसार ही सही व पूर्ण इलाज लें। साथ ही सावधानी रखी जाए जिससे मूत्र मार्ग के संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। Why is it important to treat the UTIs in time and to take complete treatment for urinary tract infection, and what are the steps that can help to reduce the risk of urinary tract infection? To talk about all this and more, we are joined in by the panel of experts. Joining in is Dr. Rajiv Sood. He is Head Urology, RML Hospital, and he is Dean PGI MER. We are joined in by Dr. Amlesh Seth, Professor and Head Department of Urology, All India Institute of Medical Sciences, and joining in is Dr. Anup Kumar, Head Urology, Robotic and Renal Transplant, Safdarjung Hospital and Vardhaman Mahavir Medical College. We welcome all our experts and all the viewers. We request you to keep watching the show to find out all the queries that you have related to urinary tract infection. बिल्कुल, आप इस कार्यक्रम को देखते रहिए और न सिर्फ देखते रहिए, आप इस कार्यक्रम से सीधा जुड़ सकते हैं। सीधा जुड़ने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइनें खुल गई हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 1800111234। आप इस नंबर पे कॉल करके विशेषज्ञ डॉक्टरों से अपने मन में जो भी आपके दिमाग में सवाल आ रहे हो या कोई अगर कोई बात पूछना चाहते हो तो आप इस संदर्भ में पूछ सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप हमें ईमेल करके अपनी जो शंकाएं हैं उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए ddnewstotalhealth@gmail.com।
So let's start the information and try to find out what are UTIs and what are the causes for that. Dr. Amlesh Seth, we would like to start with you and understand UTIs, if we understand why do this occur and how common problem is it if we talk about the adult population. Urinary tract infections are fairly common. You have in your brief very rightly pointed out that these are more common in women and they are more common especially in the young women, these sexually active women. And soon after marriage, 1 or 2 episodes of urinary tract infection are not uncommon. Overall, it has been estimated that amongst the young women during lifetime, at least 1 episode would occur in maybe about 25% or 30% of women. But these infections are generally short duration infections and generally self-limiting, and they usually become all right. One important concept that I would like to talk about is, when we talk about, say, respiratory tract infections are more easily understood because the respiratory infections are also very common. But the respiratory infections have a big umbrella. They may be just a running nose, they may be running nose with cough, they may be running nose with cough and fever, and there may be pneumonitis, and there may be very bad respiratory. But then each and everything is talked about separately. Somehow or the other, it has become a very common thing to talk about urinary tract infections as a single disease, which it is not. Urinary tract infection is also a big umbrella, just like respiratory tract infections, and it varies from simple cystitis, as we were talking about, the simple cystitis of women, what is also known as honeymoon cystitis, which is generally self-limiting or can be treated with 1 to 3 days of antibiotics, to very severe infection where there may be high-grade fever and it may be associated with some bad kidney infection, and it may actually lead to loss of kidney function also. So it's a big umbrella. So one must understand that each part is different, each type of infection is different, each age group is different. And in small children, urinary tract infections have different connotations. In young adults, they have different connotations, and in elderly, they have different connotations. And the associated features along with the urinary tract infections, they are also very important in deciding what is the extent of the disease, what is the likelihood of complications because of the disease, and what should be the impression in managing these. Right. जी बिल्कुल। डॉक्टर राजीव सूद ये भी समझना चाहेंगे कि क्यों होता है इन्फेक्शन, क्या इसकी प्रमुख वजह है? देखिए, हम एक ट्रॉपिकल कंट्री में रह रहे हैं इंडिया में, और वैसे तो यूनाइटेड स्टेट्स हो या एडवांस कंट्रीज भी हों, उसके अंदर ये देखा गया है कि हमारे लाइफ टाइम के अंदर 20% ऐसे विमेन खास करके हैं जिनको एक ना एक बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। हमारे जितने भी इन्फेक्शन हॉस्पिटल्स में होते हैं उनमें 40% जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं। सेकंड कॉमनेस्ट इन्फेक्शन है। अब ये देखना है कि ये क्यों होता है। मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि ये एक ट्रॉपिकल कंट्री है इंडिया, यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, हमारे को स्वेटिंग होती है, हमारे को अपना अंडरगारमेंट्स और जो भी हम पहनते हैं कपड़ा उसका ध्यान रखना जरूरी है। हमारे डिहाइड्रेशन होती है क्योंकि पानी की कमी से, यूरिन के कंसंट्रेट होने से भी यूरिन इन्फेक्शन होता है। हाइजीन जैसा मैंने बोला बहुत जरूरी है, और जो हमारे कपड़े पहनते हैं वो बहुत जरूरी है। खान पान के अंदर हमारा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि शुरू में ही प्रोग्राम के बता दिया गया है कि ये हर एज के अंदर होता है, तो बच्चों में इसका अलग कारण है। बच्चों में जैसे छोटी बच्ची है उसकी यूरेथ्रा जो मूत्र नली है वो छोटी होती है पुरुष के कंपैरिजन में, और इसलिए इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। हमारा गुदा जो है उसमें बैक्टीरिया होते हैं, और हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें यूरेथ्रा के ऊपर पूरा स्ट्राइल होता है, उसमें एक भी इन्फेक्शन नहीं होता, और उसकी पीएच जो होता है एसिडिटी अलग अलग होती है। इसको एंटीपायमेट बोलते हैं। और उसमें क्या है कि
हमारा पीएच जो है यूरिनरी सिस्टम का एसिडिक साइड में होता है, और जो गुदा के साइड है, रेक्टम है, उसके अंदर एनस है, उसके अंदर हमारा अल्कलाइन साइड होता है। तो वहां के बैक्टीरिया पेरिनियम, जो गुदा और हमारा मूत्र निकास मार्ग है उसके बीच के एरिया पेरिनियम बोलते हैं, उसको कंटेमिनेट करता है, और उसको कंटेमिनेट करके ये एक अगर यूरेथ्रा में एंट्री करता है तो ये पहले एक असेंडिंग इन्फेक्शन की तरह चलता है, जो मोस्ट कॉमन है। यूरेथ्राइटिस करता है, यूरेथ्रा की इन्फ्लामेशन, सिस्टाइटिस करता है, मूत्राशय जो ब्लैडर है उसकी इन्फ्लामेशन, और अगर ये और ज्यादा बढ़ता जाए और हम ध्यान ना दें तो ये किडनी तक भी चला जाता है। तो हम इसको दो में डिवाइड करते हैं, अपर ट्रैक जो हमारी किडनी है, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस और हमारे जो इन्फेक्शंस हैं ऊपर के, और उसके बाद सिस्टाइटिस एंड यूरेथ्राइटिस, और उसके आसपास हमारी मूत्र नली के आसपास अंगूठी की तरह एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और अगर ये उसमें एंट्री कर जाए तो भी एक खराब बात हो जाती है, और उसको इरेडिकेट करना, उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं उसको। और वेजाइना जो कि गर्भाशय का रास्ता है, उसको भी इन्फेक्ट करके उसमें कुछ और इन्फेक्शंस भी होते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली तो आपको बताया कि जो गुदा के हमारे जर्म्स हैं, हमारे जो उसके अंदर बैक्टीरिया हैं, वो ज्यादातर करते हैं। ई कोलाई सबसे ज्यादा है उसके अंदर, पर इसमें कई बार क्लाइमीडिया या ट्राइकोमोनास ऐसे ऑर्गेनिज्म है वो भी इन्फेक्ट करते हैं। और एक बात मैं और बताऊं कि जो भी एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं हमारी बनावट में, पैदाइशी जो खराबियां हैं उसकी वजह से, हमारे यहाँ इसमें स्टोन हो जाए उसकी वजह से, हमारे किसी को यूरिनरी डिसफंक्शन हो जाए उसकी वजह से, चाहे फंक्शनल हो या एनाटॉमिकल हो, या फिर कैथेटर डालने से, हाइड्रोजेनिक जिसको बोलते हैं, या कोई इंस्ट्रूमेंटेशन करना पड़ जाए उसकी वजह से इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो बहुत सारी वजहें हैं, जैसा आपने पूछा कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए ये सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन है। और इस कोविड एरा में जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जब हम लोग एक्सपोज्ड हैं ज्यादा इन्फेक्शन के, जिनको स्पेशली कोविड हो चुका है, उन लोगों को इसका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। And at this point in time we are having a caller who is joined in from Jharkhand, Mr. Harshit. हर्षित जी, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि मुझे 1 महीने पहले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आइडेंटिफाई हुआ था, तो मैंने 15 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स किया। उसके बाद भी अभी तक सर मुझे प्रॉब्लम है, और मुझे बार बार यूरिन जाना पड़ता है और रुकावट भी होती है। तो इसके बाद मेरा एब्डोमेन टेस्ट हुआ था, तो उसकी भी रिपोर्ट मोर और लेस पूरी नॉर्मली आई है। तो और प्रॉब्लम मेरी बनी रहती है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है मैम, मुझे ये पूछना है। आपकी एज कितनी है हर्षित जी? मेरी एज में 20 साल है। 20 साल है। डॉक्टर अनूप, आप क्या इनको सजेस्ट करना चाहेंगे? यूटीआई इनको हुआ, कंप्लीट ट्रीटमेंट 15 डेज के लिए इन्होंने लिया है, लेकिन अभी इन्हें कुछ प्रॉब्लम बनी है, क्या करना चाहिए इन्हें? तो उन्होंने बताया कि इनको यूरिन में जलन है और अभी भी कंप्लेंट्स परसिस्ट कर रही हैं। तो इनका अल्ट्रासाउंड हम करते हैं केयूबी विद पीवीआर। इसमें हम देखते हैं कि यूरिन करने के बाद पेशेंट को कितना यूरिन अंदर रह जाता है, और इसको एक बार चेक करना जरूरी है कि जो अंडरलाइन कॉज क्या है इन्फेक्शन का। क्योंकि जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मेल्स के अंदर जब भी कोई यंग मेल में इन्फेक्शन होता है, इसका डेफिनेट कोई कॉज होता है, अंडरलाइन कॉज। इस एज ग्रुप में हम देखते हैं कि पेशाब के रास्ते का सिकुड़ जाना, इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, या न्यूरोजेनिक ब्लैडर, या कई बार स्टोन भी हो सकता है। तो एक इनको सलाह है कि एक पास के किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखा के अल्ट्रासाउंड प्रॉपर सीक्वेंस में कराना है। सिर्फ एब्डोमेन से काम नहीं चलेगा, अल्ट्रासाउंड केयूबी विद पोस्ट फॉर यूरिन कराएं, और एक यूरोफ्लोमेट्री भी करा सकते हैं साथ में, और इसको किडनी फंक्शन टेस्ट चेक करके उसके बाद हम इसको रूल आउट कर सकते हैं एक एक करके कि क्या बीमारी है। Right, Dr. Anup, so UTI can be a basic problem, the underlying problem also, and it can be due to some other problem that is existing in the urinary system somewhere. That is what you said. Dr. Anup, if we talk about the acute and the chronic infection, how do we differentiate, and is there some difference in the presentation of these two? Yeah, definitely, it's a very good question.
So as Dr. Rajesh was saying, we have upper tract and lower tract infections. So we start with the lower tract infection first because that is more common than upper tract. And if it is acute infection, we call it like acute cystitis or acute prostatitis. That means infection of the bladder and prostate respectively. And these conditions, patients are very, very toxic. They have high grade fever. They have very severe pain in the lower part of the abdomen. They have repeated urge to pass urine, very severe burning sensation, and in extreme cases they can have acute retention of urine. So it's a very toxic condition, and a patient has to be hospitalized, has to be started on IV antibiotics and supportive management. So this is on the lower tract. And it's upon the upper tract, again the condition is acute pyelonephritis. It is the severe infection of the kidney, and that is also very, very toxic presentation. High grade fever, pain in the upper abdomen, and again patient can have even vomiting, nausea, and this can lead to even abscess formation. So these are the acute conditions. And chronic conditions, as you asked, the infection persists, patient can have recurrent chronic prostatitis. That means a chronic bacterial infection might persist in the prostate, and then the recurrent infections in the bladder, they can have chronic cystitis also. And similarly in the kidney we have chronic pyelonephritis. So these are the chronic sequelae of repeated infections, and they can have devastating consequences, and which can vary from stone formation and even to kidney failure. राइट बिल्कुल। डॉक्टर अमलेश, कई सारे ईमेल्स हमारे पास लगातार आ रहे हैं दर्शकों के, और कुछ लोग इसमें जैसे यशु तनेजा हैं, ये जानना चाहते हैं कि क्या यूटीआई की वजह से मेल इफेक्ट इनफर्टिलिटी एंड स्पर्म काउंट, क्या ये भी हो सकता है? और ये भी जानना चाहते हैं कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन में और ग्रोथ ऑफ ए बेबी में भी क्या इसका असर पड़ सकता है क्या विमेन के मामले में? इनका सवाल बहुत ही अहम सवाल है, और इसमें असल में एक सवाल नहीं है, दो अलग अलग सवाल। जी जी। एक सवाल है पुरुषों के लिए कि अगर पुरुषों को बार बार यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, क्या वो इनफर्टाइल हो सकते हैं? ये बात भी सही है, किस टाइप का इन्फेक्शन है, किस ऑर्गन में हुआ है, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ना, यूरिनरी ट्रैक्ट एक कनेक्टेड सिस्टम है। किडनी से लेके ये यूरिनरी ब्लैडर में आता है, जहाँ पेशाब होता है, जहाँ पेशाब की थैली होती है, जहाँ पेशाब स्टोर होता है, और जो हमारे पुरुषों के जनन के ऑर्गन हैं वो भी उसी में कनेक्ट होते हैं। तो अगर इन्फेक्शन उन एरियाज में फैल जाए और उस एरिया में कुछ क्रॉनिक स्कारिंग हो जाए, तो उस वजह से ये जो प्रजनन की शक्ति कहना चाहिए, या जो शुक्राणु बनने के क्रिया है, उसमें परेशानी, उसमें गड़बड़ी हो सकती है। और फॉर्चुनेटली जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है थोड़ा रेजिस्टेंट है इन्फेक्शन को, मगर फिर भी अगर इन्फेक्शन उस एरिया में फैलती है तो डेफिनेटली उसमें भी परेशानी आ सकती है। तो इस सिचुएशन में एक्चुअली स्पेशलिस्ट को ही दिखाना पड़ेगा, एक जनरल राय से ऐसे काम नहीं चलेगा। दूसरा सवाल जो है वो है लेडीज के लिए। अगर लेडीज को रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है और उस इन्फेक्शन के साथ साथ वो प्रेग्नेंट भी होती हैं, तो बच्चे के ऊपर उसका क्या असर होता है? ऐसा देखा गया है कि अगर रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है और तो जो प्रेगनेंसी का आउटकम है वो लेस देन डिजायरेबल होता है, जिसका मतलब ये है कि बेबी जो है, द बेबी में बी बोर्न हु में बी स्मॉल फॉर डे, मतलब जो बच्चा उस लेडी को पैदा होता है जिसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बार बार इन्फेक्शन होती है, तो वो बच्चा छोटा, या ये समझ लीजिए किस किस्म का मेल नरिश चाइल्ड टाइप होता है, बेबी होता है। उसका कारण बड़ा सिंपल है कि बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो तो उस समय पूरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है। बॉडी में एक कैटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं, बॉडी में वेस्टिंग टाइप की, बॉडी की रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज काफी ज्यादा होती है, तो वो सारी कैलोरीज बॉडी खींच लेती है और बेबी को कैलोरीज कम जाती हैं, और वो बेबी जो है उसका न्यूट्रिशन सफर करता है और वो एक स्मॉल फॉर डेट बेबी करता है।
Right. Dr. Rajeev Sood, if we talk about the chronic UTI, the people who are suffering from diabetes, what effect can a person have, a diabetic patient, what are the risks of having a UTI, and the people who have some kind of tuberculosis in the urinary system, does that also increase the risk of having a UTI? देखिए, आपने ये जो क्वेश्चन पूछा ये हमारे संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज एक पार्ट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, और इसके अंदर डायबिटीज हो या ओबेसिटी हो और हमारी लाइफस्टाइल है, हमारा जो सारा सिस्टम है वो अफेक्ट होता है हमारे मेटाबॉलिज्म से। डायबिटिक पेशेंट को यूटीआई ज्यादा होता है और यूटीआई कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई मतलब कि यूटीआई जो पहली बार होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसको हम सिंपल यूटीआई बोलते हैं, जो ज्यादातर लेडीज में होता है। पुरुषों का या बच्चों का यूटीआई मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड होता है, और जब इसमें डायबिटीज ऐड हो जाए या फिर ट्यूबरकुलोसिस ऐड हो जाए, टीबी की बीमारी ऐड हो जाए, तो इसके जो इफेक्ट हैं, जो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ना केवल वो बढ़ जाते हैं, जब तक आप डायबिटीज ठीक नहीं करेंगे, आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा, बार बार आएगा, एंटीबायोटिक भी बेअसर हो जाएंगे। और इसी तरीके से जब हमको मिलता है कि हमारे कल्चर में बार बार इन्फेक्शन आ रहा है, स्पेशली ई कोलाई नाम का इन्फेक्शन बार बार संक्रमित हो रहा है हमारा यूरिन, और हमको सिम्टम्स हो रहे हैं, हम ठीक नहीं हो रहे हैं, तो एक डाउट किया जाता है कि ये ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, जेंटो यूरिनरी सिस्टम का। और इसके लिए अलग से टेस्ट होते हैं, हम अपना यूरिन का पीसीआर वगैरह करा सकते हैं, पर जनरल स्क्रीनिंग के लिए एक्सरे टेस्ट तो एक जो हम पॉपुलेशन स्क्रीनिंग करते हैं वो इम्पोर्टेंट है ही। अब जहां तक बात है कि क्रोनिक इन्फेक्शन की, क्रोनिक इन्फेक्शन तभी होते हैं जब इस तरह के मेटाबॉलिक या फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज होती हैं या एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज भी पैदा हो जाती हैं। जैसा कि डॉक्टर अनूप बात कर रहे थे, यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर हो सकता है, हमारे यूरेटर में हमारी किडनी की जो डिफरेंट कलेक्टिंग यूनिट्स हैं जिनको कैलिक्स बोलते हैं, उनके अंदर भी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, नैरोइंग हो सकती है, मल्टीपल हो सकते हैं, क्योंकि उसमें लिम्फेटिक्स हमारे अफेक्ट होते हैं, उसमें कंट्रैक्शंस होती हैं, और इसके अंदर नैरोइंग होती है या कट ऑफ्स हो जाते हैं, और उसमें कलेक्शंस होती हैं। ना केवल इन्फेक्शन हो सकता है, पर पस भी पड़ सकता है, और किडनी नॉन फंक्शनिंग हो जाती है शुगर के अंदर, इसमें डायबिटीज में। और शुगर में ई कोलाई नाम का इन्फेक्शन जो है वो कई बार गैस फॉर्म करना शुरू कर देता है। एक्सट्रीम केसेस में जो बात की जा रही थी कि पाइलोनेफ्राइटिस हो जाती है या पायोनेफ्रोसिस हो जाती है, उसके अंदर गैस भी बनना शुरू हो जाती है, और ये 40 to 50% इसमें डेथ भी हो सकती है। हमारे शरीर में एक बार इन्फेक्शन आ जाए तो वो लोकली कॉम्प्लिकेट कर सकता है प्रोस्टेट और वेजाइना और ब्लैडर को, और सिस्टेमिकली भी हमारे को सेप्टिसीमिया की तरफ धकेल सकता है, और उसमें ब्लड में पूरे संक्रमण के कीटाणु घूमना शुरू हो जाते हैं। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग एक स्पेशल दिमाग में अपने रखें कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे डायबिटीज भी कैपिटल है ये वर्ल्ड की, और ट्यूबरकुलोसिस भी ज्यादा होता है, और यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर इन दोनों कंडीशंस की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसका इलाज पहले होता है एस्ट्रेट कंडीशंस का, और यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन का उसके साथ होता है, उसके बिना अलग से ये ठीक नहीं होता। जी, और हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, आनंद साहू जी। आनंद जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी आनंद जी, पूछिए अपना सवाल। जी सर, नमस्कार सर, मैं आनंद साहू बोल रहा था। सर मेरा बच्चा 9 साल का है, तो सर उसका जो ब्लैडर इन्फेक्शन है सर, उसकी जो पेशाब की थैली है पूरी तरह से खाली नहीं हो पाती थी, तो उसको सर इन्फेक्शन बनने लगा, तो दिल्ली तक भी पहुंच गया सर। उसका मैंने ऑपरेशन करवाया दिल्ली एम्स में जी। तो ऑपरेशन करने के बाद सर उसका महीना तो कुछ कंडीशन ठीक रही, लेकिन अभी भी सर क्या है, वो दिन में तो तेज धार से पेशाब कर लेता है, लेकिन रात में सर उसकी थैली खाली नहीं हो पाती है, और घूम घूम करके गिराते रहता है पेशाब को।
अच्छा, तो सर मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए कि सर जिससे वो आगे दिक्कत ना हो उसको, और उसका इलाज संभव क्या हो सकता है सर? जी डॉक्टर अमलेश, क्या आप ये सवाल लेना चाहेंगे? देखिए, इसको जैसे डॉक्टर राजीव सूद ने बताया, इसको कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई कहेंगे, क्योंकि ये बच्चा जो है मोस्ट प्रॉब्ली किसी पैदाइशी बीमारी के साथ पैदा होता है। पैदाइशी बीमारी का मतलब ये है कि हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, इसमें जिसमें हम इनको कहते हैं कंजेनिटल मैल्फॉर्मेशन, इसमें कई बार कुछ विकृत तरीके से बन जाता है, तो उस टाइप का कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। और 9 साल के बच्चे में, मेल चाइल्ड में डेफिनेटली कुछ ना कुछ बनावट में कुछ प्रॉब्लम या कंजेनिटल मैल्फॉर्मेशन जो है उसका लाइक्लीहुड बहुत हाई है। और मैं इसका सवाल ऐसे फोन पे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसमें कई सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, कई तरह की इमेजिंग होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, आईवीपी होता है, एमसीओ होता है। वो सारी चीजें देख के उस हिसाब से किसमें एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है, क्या ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद क्या प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, उस हिसाब से ही इसका जवाब दिया जा सकता है। और इनको तो डेफिनेटली अपने बच्चे को एक यूरोलॉजिस्ट को ही दिखाना चाहिए, और इनका बच्चे का ऑपरेशन भी किसी यूरोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिक सर्जन ने किया होगा। जी आनंद जी, जो विशेषज्ञ हैं आप उनसे मिलकर सलाह ले लीजिए और आगे क्या करना है। इलाज के बाद भी अगर समस्या कुछ हो रही है तो उस पर विचार किया जा सकता है और उनसे सलाह ली जा सकती है। डॉक्टर अनूप कुमार, इफ वी टॉक अबाउट द सिम्टम्स, इफ एनी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ यूटीआई, व्हाट वुड बी द इनिशियल सिम्टम्स दैट अ पर्सन विल प्रेजेंट विद? किस तरह के लक्षण उस व्यक्ति को हो सकते हैं? So the initial symptoms of urinary tract infection, again it depends on whether it's a lower tract infection or it's an upper tract infection. So infection of the bladder and the lower down part is the lower tract infection. So we talk about females first. Right. They will have frequency, urgency. They will have a lot of burning sensation. We also call this dysuria, and then they have pain in the lower part of the abdomen. And then in the complicated cases and high grade infection they can have fever also. So these are the initial symptoms. डॉक्टर अनूप, किस तरह से कोई भी महिला यह पहचान सकती है कि जो समस्या है, अगर उनको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है और जलन हो रही है मूत्र करते समय, तो अब उनको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए या एक कंसल्टेशन की जरूरत है? क्योंकि जो सिम्टम्स है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होना और जलन होना, तो ये इन्फेक्शन का पहला मैनिफेस्टेशन हो सकता है। लेकिन जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है उनको भी फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी हो सकती है। और एक तीसरी बीमारी होती है ओवर एक्टिव ब्लैडर, महिलाओं में ही होती है, जिसमें ब्लैडर ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसमें भी पेशेंट को फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी होती है। और एक फोर्थ मैनिफेस्टेशन डिजीज का होता है, इसको बोलते हैं पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम। तो ये 4 कॉमन चीजें हैं जिनकी मैनिफेस्टेशन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन सिर्फ यूटीआई में ऐसा होता है कि पेशेंट को जलन होना और बुखार हो जाना। तो अगर किसी महिला को ये शुरुआत सिम्टम्स आ रहे हैं तो यही हमारा उनसे एक सजेशन रहेगा कि इसको निगलेक्ट ना करें और एक यूरोलॉजिस्ट को जरूर जाके दिखाएं, क्योंकि ये देखना जरूरी है कि सर कारण क्या है, क्या ये इन्फेक्शन है जैसे हमने बताया कि या ये पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम है, ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम है। तो इनमें से जो भी बीमारी है उसका इलाज बिल्कुल अलग होता है। तो अगर हमने इसको निगलेक्ट किया है तो उसके हिसाब से इसकी कॉम्प्लिकेशन आगे बन सकते हैं। जी डॉक्टर राजीव सूद, बहुत सारे सवाल इस तरह के आ रहे हैं कि कोई लिख रहा है कि उसको साल भर में 3 से 4 बार इन्फेक्शन हो जा रहा है। अगर बार बार यूटीआई हो रहा है तो क्या करें? रिकरेंस यूटीआई है तो क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, ये रिकरेंट यूटीआई जैसा हम बात कर रहे थे, यूटीआई अनकॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड, ये एक कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है। इसका कारण ढूंढना जरूरी है और इसके कारण कई होते हैं, जिसमें से कुछ कारण हम बात भी कर चुके हैं, जैसे कि डायबिटीज या फंक्शनल डिसऑर्डर्स जो हैं ब्लैडर के। ओवर एक्टिव ब्लैडर है तो बार बार यूरिन आएगा, अंडर एक्टिव है तो यूरिन खाली नहीं होगा थैली में से। तो इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं। और एक हम स्टोन बेल्ट में रह रहे हैं हम लोग, एक इंडिया में स्पेशली दिल्ली के अंदर और सारा नॉर्दर्न इंडिया और ये पाकिस्तान तक जाता है ये बेल्ट, इसमें स्टोन डिजीज ज्यादा होती है। और अगर स्टोन के साथ या कोई हिडन स्टोन है जो डायग्नोज नहीं हुआ है अभी तक,
और जो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा इसलिए सिम्टम्स नहीं हो रहे, उसकी प्रेजेंस में अगर इन्फेक्शन होता है तो वो ठीक नहीं होगा जब तक स्टोन इन्फेक्शन करता है, इन्फेक्शन स्टोन करता है। तो इस तरीके से हमको फंक्शनल, हमको बार बार यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना या हमारे जो कुछ ऐसी डैमेज हो जाती है, ये जेनेटिक भी होता है, कुछ फैमिलीज में भी होता है कि एक यूरिन का इन्फेक्शन की टेंडेंसी ज्यादा होती है, या हमारा जो हाइजीन है, या हमारा जैसे लेडीज है उनके लिए एक खास वो है कि जब हम अपना टॉयलेट क्लीनिंग करते हैं तो हम पीछे से आगे की तरफ ना करें, आगे से पीछे की तरफ। बहुत सिंपल है। और जब हम इसको यूज करते हैं, हम जेट को यूज करते हैं, हम उसको ध्यान रखें क्योंकि जो हमारे गुदा की साइड से ही आगे की तरफ इन्फेक्शन आते हैं। आप उसको एंटीबायोटिक से ठीक करेंगे, पर क्योंकि आपने अपनी जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो ठीक नहीं है, या आपकी हाइजीन ठीक नहीं है, आप अंडरगारमेंट जो है वो सिंथेटिक पहन रहे हैं, तो आपको बार बार इन्फेक्शन होगा। डायबिटीज है, बार बार इन्फेक्शन होगा, टीबी है, स्टोन है, बार बार इन्फेक्शन होगा। और कई बार बायोफिल्म्स बन जाती हैं। बायोफिल्म्स क्या होती हैं? हमारे जो ये बैक्टीरिया हैं ये अपना डिफेंस का मैकेनिज्म खुद पैदा कर लेते हैं। इनके कोई ईडीएनए होते हैं या कुछ ऐसी सिक्रेशंस होते हैं जो कैथेटर्स डालें तो उनके ऊपर या ब्लैडर की सरफेस के ऊपर वो एक फिल्म बना लेते हैं और उनमें कॉलोनीज जो है वो ग्रो करती हैं। इसमें आपको टेम्परेरी, जिस टाइम आप एंटीबायोटिक देते हैं उस टाइम तो रिलीफ मिल जाता है, पर उसके बाद जो बैक्टीरिया ट्रैप होके जिंदा बच जाते हैं वो फिर से ग्रो करते हैं। और हम पानी कम पीते हैं तो भी होता है बार बार इन्फेक्शन, क्योंकि ये कंसंट्रेशन है। एक इसका सबसे अच्छा इलाज, आसान इलाज है खूब पानी पीजिए, उससे डाइल्यूशन से ही बैक्टीरिया जो है वो वाश हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। हमारा एसिडिटी जो है, अगर हम यूरिन में एसिडिक यूरिन बन रहा है तो अलग तरह के बैक्टीरिया, और एल्कलाइन यूरिन में अलग तरह के बैक्टीरिया पैदा होते हैं। हमको अगर एल्कलाइन यूरिन वाले प्रोटियस या स्टैफ की तरह के बैक्टीरिया आते हैं कल्चर के अंदर तो हमको उसको एसिडिक करना पड़ेगा, और अगर एसिडिक मीडिया वाले आते हैं इकोलाई वगैरह, उनको हमको एल्कलाइन करना पड़ेगा यूरिन को। ये सब आपको यूरिन टेस्ट के बाद पता चलेगा, यूरिन का पीएच पता करने के बाद पता चलेगा, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी। और अल्ट्रासाउंड, जैसा डॉक्टर अनूप ने भी अभी मेंशन किया था, अल्ट्रासाउंड एक हमारी एक्सटेंडिंग आर्म ऑफ एग्जामिनेशन है, और अगर हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं तो उसके अंदर हमको ये बाकी चीजें जो बात कर रहे हैं, एनाटॉमिकल एनोमली, स्टोन पता चलते हैं। और साथ में हम लोगों को पूरा ब्लड का बेसिक टेस्ट कि डायबिटीज तो नहीं है, या फिर हमको यूरोफ्लोमेट्री या फिर रेजिडुअल यूरिन, कितना यूरिन करने के बाद रह जाता है। अभी एक दर्शक का सवाल था कि मेरा यूरिन पूरा है या बच्चे का यूरिन पूरा नहीं निकलता, ये ब्लैडर स्कैनर से पता चलता है या अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। और जैसे पानी स्टैग्नेट होता है तो सड़ जाता है, इसी तरीके से अगर यूरिन पूरा ना निकले तो उसके अंदर भी इंफेक्शन जो पैदा होता है या जो बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं किसी तरीके से, वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और यूरिन का इन्फेक्शन खत्म नहीं होता। एक बार हमारे ब्लैडर का मिकोसा या यूरेथ्रा क्या मिकोसा जो कवरिंग है, लेयर है, वो अगर डैमेज हो जाती है उसमें इन्फ्लामेशन होती है, और इन्फ्लामेशन भी होने के बाद उसको बार बार इन्फेक्शन करने की तरफ धकेलता है। तो इसलिए हमको ओल्ड एज में प्रोस्टेट तो नहीं है, फीमेल के अंदर उसको बार बार इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, कोई डायबिटीज तो नहीं है, कोई टीबी तो नहीं है, कोई स्टोन तो नहीं है, इस तरह की सारी चीजें देखनी पड़ती हैं जब रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं। और कई बार इडियोपैथिक भी होते हैं तो उसके लिए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। मैं आपको ये बता दूं कि जब पहली बार इन्फेक्शन होता है तो हम 3 दिन के लिए नाइट्रोफुरेंटाइन या फिर सेफेरोक्साइन की गोली देते हैं डॉक्टर्स, पर अगर ये इन्फेक्शन रिकरेंट होता है तो यही ड्यूरेशन आपको बढ़ा के 14 दिन या 6 हफ्ते तक ले जाना पड़ता है। और ये जरूरी नहीं है एंटीबायोटिक कितनी देर तक देना है, आपको ये सारे प्रिकॉशंस जो मैंने बोले हैं कितनी देर तक देने हैं वो बहुत जरूरी है, नहीं तो इन्फेक्शन बार बार रिकरेंट होगा, रिलैप्सिंग होगा। Dr. Amresh said, if we talk about the elderly men,
The symptoms that we see in UTI are quite similar to what we see in the prostate problems, especially the enlarged prostate. So can these two conditions exist together, and how to differentiate whether the symptoms are due to UTI or the enlarged prostate gland? Because many people, the elderly men, they keep on ignoring the symptoms, thinking that it is a normal part of aging. You are very right. The symptoms are similar, but not exactly completely same. The main issue is that in elderly men, prostate is generally enlarged, and everybody will not have problems, but at least about 10 to 12% of elderly people above the age of 60 will have significant problems. And urinary tract infection is actually one of the complications of enlargement of the prostate, which means that with the enlargement of the prostate, there can be a number of problems. And one of the problems that can occur is actually a urinary tract infection. And if a person is having recurrent urinary tract infections because of the enlargement of the prostate, there is a requirement for surgery. There is a requirement for relieving the obstruction, which is the cause for recurrent urinary tract infection. Now, one question that you asked me is how to distinguish these two situations. In a patient who has urinary tract infection, there would be significant burning, and the need to rush to the toilet would be much more frequent. And the patient may have fever. So over and above the baseline problem that the patient has, there would be a significant aggravation of these problems, and the patient will come to know that this is something more has happened apart from what his baseline problem was. And it is, the patient will generally come to know relatively easily and will come to the doctor. जी डॉक्टर अनूप गुप्ता, तमाम सारे सवाल भी हैं और अभी जो बात हो रही थी कि किडनी स्टोन से यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है, तो अगर इन्फेक्शन किडनी में पहुंच जाता है तो क्या जटिलताएं हो सकती हैं और इस पे कैसे इसका सामना करें, कैसे इसका बचाव करें? जब इन्फेक्शन किडनी में चला जाता है तो पेशेंट्स को इनिशियली हम कहते हैं एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस हम डिस्कस कर रहे थे, तो इन्फेक्शन किडनी के अंदर ही लोकलाइज्ड है, तो पेशेंट को जैसे हमने डिस्कस किया कि उसको पेन है, फीवर है और कई बार ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे इन्फेक्शन ये थोड़ा आगे एक्सटेंड करता है तो उसके बाद ये किडनी में एब्सेस बना सकता है, रीनल एब्सेस बोलते हैं, और उसके बाद वो एब्सेस कई बार रप्चर होके किडनी के आसपास एक कलेक्शन बन के पेरिनेफ्रिक एब्सेस बन जाता है, और एक्सट्रीम केसेस में किडनी नॉन फंक्शनिंग यानी हमेशा के लिए खराब हो जाती है। तो ये इन्फेक्शन बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन है, स्पेशली अगर हम महिलाओं की बात करें, जो महिलाएं प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में है, अगर प्रेगनेंसी में ये इन्फेक्शन हो जाता है तो ये बहुत ही डेडली इन्फेक्शन होता है, ना सिर्फ मदर बल्कि जो चाइल्ड है जो अभी अंदर ही है यूट्रस में, उसको भी काफी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये पायलोनेफ्राइटिस बहुत ही सीवियर इमरजेंसी मानी जाती है, चाहे महिलाओं में हो चाहे मेल्स में हो, और इसका ट्रीटमेंट हमें बिल्कुल समय पर करा लेना चाहिए। और जैसे हमने बताया कि इसका डायग्नोसिस बहुत ही इजी है, क्लिनिकल कोरिलेशन है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं और यूरिन एग्जामिनेशन करके कई पेशेंट में सीटी स्कैन भी करना पड़ सकता है। और ट्रीटमेंट इसका एंटीबायोटिक कोर्स है एज पर रिकमेंडेशंस। शुरू में हम ओरल एंटीबायोटिक्स देते हैं, और अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस है तो आईवी एंटीबायोटिक्स हमें देना पड़ सकता है, जो कि 7 to 14 डेज तक कंटिन्यू कर सकता है, और पेशेंट को फिर आगे फॉलोअप में भी आना पड़ता है। जी। एंड वी हैव अ कॉलर फ्रॉम इलाहाबाद, मिस्टर एसपी तिवारी। तिवारी साहब, स्वागत, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर, मुझे 18 में मतलब यूटीआई हुआ था दिसंबर में जी। फिर मैं यहीं पर लोकल को दिखाया था, तो उन्होंने एंटीबायोटिक भी दिया 3 हफ्ते तक की, तो उससे कुछ ठीक हुआ। और फिर दोबारा मतलब जो है हुआ तो फिर उन्होंने इंजेक्शन दिया, और फिर तिबारा हुआ तो मैं मतलब जो है अपने स्वरूप रानी हॉस्पिटल हमारे इलाहाबाद में जी, वहाँ दिखाया दीपक चौरसिया जी को, उन्होंने 21 दिन की दवा दिया। अभी फिर मतलब पिछले महीने मैंने फिर यूटीआई कराया, तो फिर वही मतलब प्रॉब्लम थी मुझे। आपकी उम्र कितनी है?
70 साल है। 70 वर्ष। डॉक्टर सूद, क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे, बार बार समस्या हो रही है, बार बार इलाज करवाते हैं लेकिन जो इन्फेक्शन है वो दोबारा हो जाता है, इन्हें क्या करना चाहिए? की बात कर रहे हैं वो इन्होंने कल्चर करा के कंफर्म किया है, क्योंकि जैसा आप पूछ रहे थे अभी, डॉक्टर अमलेश ने बताया भी कि कुछ ओवरलैपिंग सिम्टम हैं जिनको हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स बोलते हैं, लट्स के नाम से बोलते हैं, वो यूटीआई में भी हो सकते हैं, और जो कि सिम्टोमेटिक यूटीआई है उसके अंदर तो खैर साथ में जैसा बताया फीवर भी होता है। अब इनको किस तरह का यूटीआई होता है? यूटीआई हम जब बोलते हैं, हम बोलते हैं कि जो कॉलोनी को काउंट करते हैं कि कितनी कॉलोनीज कल्चर में आई, अगर वो 10 टू द पावर 5 से ज्यादा आती हैं तो यूटीआई डायग्नोज करते हैं, पर सिम्टोमेटिक के अंदर इससे कम वाले को भी हम यूटीआई बोल देते हैं। और अब ये इनकी क्योंकि 70 साल उम्र है और ये ऐसी उम्र है, मैं आपको ये बता दूं, ये प्रोस्टेट डिजीज अवेयरनेस मंथ चल रहा है सितंबर का, और जिस वीक में हम बात कर रहे हैं ये एक प्रोस्टेटाइटिस ऑब्जर्वेंस वीक है जो 2nd वीक ऑफ सितंबर होता है, और इस समय हम ये बात कर पा रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से, एक बहुत ही बढ़िया बात है। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि इनके थोरो एग्जामिनेशन यूरोलॉजिस्ट से करवाने की जरूरत है। इनको रेक्टल एग्जामिनेशन करवा के, जो कि एक फिंगर में ग्लव डाल के गुदा के रास्ते जांच करते हैं, प्रोस्टेट में अगर टेंडरनेस है, प्रोस्टेटाइटिस है, वो कांस्टेंट सोर्स बनता है एक इन्फेक्शन देने का। अगर बॉर्डर लाइन या कुछ डायबिटीज है, कंट्रोल डायबिटीज है या प्री डायबिटिक है, उनमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और बार बार होने के। और जैसा मैंने पहले बताया, अगर लोकल डैमेजेस हो गई हैं म्यूकोसा में या कुछ ऐसे कंडीशंस है जो हम सब डिस्कस कर चुके हैं, उनमें से कोई भी कंडीशन इन्वेस्टिगेशन में आती है, इनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की अब जरूरत है, प्रॉपर एग्जामिनेशन यूरोलॉजिस्ट से, और जिसके अंदर इंक्लूडिंग डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जो गुदा के रास्ते प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन है, आपके ब्लैडर को देखा जाएगा, आपके पेट के निचले हिस्से में वहां टेंडरनेस तो नहीं है, और आपको अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, आपके कल्चर्स जो बार बार आ रहे हैं, अगर ई कोलाई है, आपका ट्यूबरक्लोसिस का कल्चर भी किया जाएगा, आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी करना पड़ सकता है, आपको थायराइड का अगर प्रॉब्लम है, TSH बढ़ा हुआ है तो उसमें थायराइड की कमी से भी होता है, विटामिन डी के लेवल्स भी देखे जाते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स देखे जाते हैं जो या तो यूरिन इन्फेक्शन डायरेक्टली नहीं करते, पर एक बार हो जाए उसको ठीक नहीं होने देते। तो इस तरह के सारे चेकअप्स की आपको जरूरत है। आपको ये हम टीवी के माध्यम से पूरी बात नहीं बता पाएंगे कि आपको क्यों हो रहा है यूटीआई, पर इतना जरूर है कि इसका निदान पॉसिबल है, और आप अगर अपना एग्जामिनेशन यूरोलॉजिस्ट से कराते हैं, अपना पूरा जो टूल्स हैं हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन के, उनका यूटिलाइज करते हैं, और वो एक ट्रीटमेंट जो है उसको रोक के नहीं, जैसे आपको बताया अनकॉम्प्लिमेंटेड में 3 से 5 दिन दवाई देनी है तो देनी है, एक दिन बाद बुखार उतर गया, दवाई बंद नहीं करनी, रेजिस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर बार बार होता है तो आपको 7 दिन देने हैं, 14 दिन तक देनी है, और अगर उससे ठीक नहीं होता आईवी एंटीबायोटिक दिए जा सकते हैं, कल्चर के हिसाब से एंटीबायोटिक दिए जा सकते हैं, और जब कोई एसोसिएट प्रॉब्लम्स हो ज्यादा तो लंबे टाइम तक 3 महीने या उससे ज्यादा भी एंटीबायोटिक दिए जा सकते हैं। तो ये जो धारणा है कि हम एंटीबायोटिक दिए, कोई लोग 2 दिन खाते हैं, कोई 3 बार की डोज है उसको एक ही बार दिन में ले लेते हैं कि मेरा तो इतने से ठीक हो गया, तो वो एक गलत है, उसमें भी बार बार आपको होगा। और आपका 70 साल की उम्र में अगर यूरिन पेशाब की थाली में रह जाता है यूरिन करने के बाद, जो आपको यूरोफ्लोमेट्री और रेजिडुअल यूरिन एस्टिमेशन से पता चलेगा, सिंपल टेस्ट है अल्ट्रासाउंड का और यूरोफ्लोमेट्री का, तो आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। इस तरीके से फिलहाल डॉक्टर राजीव सूद हमारे साथ एक कॉलर है, आकांक्षा जी हैं छत्तीसगढ़ से। जी, छत्तीसगढ़ से आकांक्षा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो आकांक्षा जी, आप क्या जानना चाहती हैं, सवाल पूछिए। मैम आप सभी को नमस्ते। नमस्कार मैम, हमारी उम्र 30 साल है, हमें राइट किडनी में पार्शियल पीयूज ऑब्स्ट्रक्शन है जी। हमने DTPA स्कैन करवाया था, अभी जब करवाया था तो हमारा टोटल GFR 75 ml पर मिनट था, और राइट किडनी जिसमें हमको सूजन और ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें 30 ml पर मिनट था। और तो सर जब हमने 3-4 साल पहले करवाया था
तब हमारा उसमें 43% ड्रेनेज बताया गया था आफ्टर IV लेसिस सबके DTPA स्कैन में। तो सर पहले और अभी के में कितना अंतर है, प्लीज हमें ये बताएंगे। जी डॉक्टर अमलेश सेठ। हेलो जी डॉक्टर सेठ, क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं ये कह रहा था कि इनको अपनी बीमारी के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी है। इन्होंने अपने एक एक रिपोर्ट को अच्छी तरह से याद करके रखा हुआ है। और पीयूजे की जो बीमारी है 30 साल की उम्र में इसका ऑपरेशन करना है या नहीं करना है, ये DTPA टेस्ट के बेसिस पे ही डिसाइड होता है। और जैसे इन्होंने करवाया DTPA 2 बार से कम हुआ है, जैसा मुझे समझ में आया इनकी बात से, तो उसमें अगर रिपीटेड DTPA पे फंक्शन में लॉस हो रहा है या ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न आता है तब इनको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न आता है और लॉस नहीं हो रहा है देन शी कैन बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मतलब रिपीटेड टेस्ट करके कुछ इंटरवल पे देखा जा सकता है कि उनकी किडनी की काम कर रही है नहीं काम कर रही है। पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये पैदाइशी बीमारी है, इनकी उम्र 30 साल हो गई है, तो 30 साल में इनकी किडनी में कितना लॉस हुआ है उसका अप्रोक्सीमेट आइडिया इनको हो गया है। और जब से ऑब्जर्वेशन में है वो भी इनको समझ में आ गया होगा। और ये एक यूरोलॉजिस्ट के टच में है जो इनको ठीक टेस्ट से एडवाइस कर रहे हैं और इनका इलाज ठीक डायरेक्शन में चल रहा है। राइट जी बिल्कुल। डॉक्टर अनूप, कई सारे सवाल हैं। एक सवाल पवित्रा अरोड़ा ने पूछा है, वो जानना चाहती हैं कि वो उनकी उम्र 33 साल की है और ये कहती हैं कि इनको बार बार ये इन्फेक्शन हो जा रहा है पिछले 4 साल से, हर 2 महीने पे। ये कहती हैं कि शी इज सेंसिंग इट दैट शी इज हैविंग इट फ्रॉम हर पार्टनर। ये जानना चाहती हैं कि क्या अपने पार्टनर से अनप्रोटेक्टेड सेक्स के दौरान ये इन्फेक्शन मिल सकता है और अगर ऐसा है तो कैसे ट्रीटमेंट कराया जाए इसका? देखिए ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हम देखते हैं। हमारे पास यंग महिलाएं आती हैं और यूरिनरी इन्फेक्शन पे जब हम उनकी हिस्ट्री पूछते हैं तो पार्टनर्स को भी UTI निकलता है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसका जो बचाव बिल्कुल पॉसिबल है। तो उनकी सलाह हम ये देना चाहेंगे, पहले तो इनका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से होगा और जैसे रिकरेंट हो रहा है तो एक बार हमें अंडरलाइन कॉज भी रूल आउट करना पड़ता है एज पर रिकमेंडेशन। अगर किसी महिला को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो हमें अंडरलाइन कॉज को जरूर रूल आउट करना है। तो सिंपल अल्ट्रासाउंड जैसे हमने बताया था कि विद PVR की कोई अंदर तो ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, स्टोन तो नहीं है, वो करके हम पहले चेक करेंगे। और उनके जो पार्टनर हैं उनके पार्टनर का भी यूरिन एग्जामिनेशन होना चाहिए। और डेफिनेटली प्रोटेक्शन यूज, अभी जब तक इनको इन्फेक्शन एक्यूट चल रहा है अभी इनको एब्स्टिनेंस रखना चाहिए। और जब ये दोनों का इन्फेक्शन ठीक हो जाए उसके बाद अगर जब भी इंटरकोर्स करें तो प्रोटेक्टिव ही करें। तो ये ना सिर्फ UTI बल्कि और बीमारियों से भी बच सकते हैं। Right. In many cases of UTIs, when the treatment is on, Dr. Amlesh said, people when they are getting the relief from the symptoms, they generally tend to skip the doses or actually leave the course of the entire treatment in between. What are the risks and complications that it can lead to? Who have partly pointed out the answer in your question. If the treatment is incomplete, then obviously the resolution of the infection is also incomplete, which means that some bacteria will persist and with time they will grow back because the bacteria naturally multiply and they multiply in logarithmic proportions. From 10 bacteria they go into 100, from 100 to 1000, 1000 to 10,000 and 1 lakh, etc., etc., and that is how it goes on. So there should be a complete resolution of the infection. Only then the chances of recurrence would be reduced or eliminated. राइट जी बिल्कुल। और डॉक्टर राजीव सूद, जब इलाज की बात आती है तो इस बात पे भी ख्याल रखना है कि इलाज के दौरान किन बातों का ख्याल रखें। और जैसा कि अभी ये 2 बातें निकल कर आई कि कुछ लोगों को बार बार ये हो जाता है और इस बात का भी ख्याल रखना है कि आगे का ध्यान कैसे रखें कि ये जो प्रक्रिया बार बार हो जाती है वो ना होने पाए। देखिए ये बहुत ही एक जरूरी सवाल है क्योंकि जैसा हमने बताया कि यूरिन इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन चीज है और हमारी जो हॉस्पिटल की एडमिशंस है या OPD की अटेंडेंस है इससे ज्यादा होती है। अब एक बार यूरिन इन्फेक्शन हो गया तो 2 चीजें हमको देखनी है। एक तो ये देखना है बार बार कैसे ना हो
और दूसरा ये देखना है कि जब हो तो उसके सिम्टम्स, अनकंफर्ट जो है वो कैसे कम करें। हम लोगों को सबसे पहले जो बार बार ना हो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट, जैसा ऑलरेडी इंडिकेट किया जा सकता है, अनइंटरप्टेड ट्रीटमेंट, वो भी बहुत जरूरी है। उसका पूरा कोर्स ठीक से लें, चाहे ठीक लगे कि हम ठीक हो गए हैं तो भी लें, क्योंकि रेजिडुअल बैक्टीरिया नहीं रहने चाहिए। एसोसिएट कॉम्प्लिकेशंस या बीमारियां, चाहे वो डायबिटीज हो या ट्यूबरकुलोसिस हो या स्टोन हो, उसका इलाज ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद जब ये सिम्टम्स होते हैं या यूरिन का इन्फेक्शन होता है, जलन होती है, तो हमको खान पान, हमारे को पानी ज्यादा, लिक्विड ज्यादा पीना है, पर लिक्विड में कॉफी या अल्कोहल, इन चीजों का सेवन नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, क्योंकि जो भी हमारे फूड है स्पाइसी या जिस तरह के जो हमारे ब्लैडर को इरिटेट करते हैं उसको अवॉइड करना है हमको। और हमको इसका ख्याल रखना है हाइजीन का, जैसा हम बात कर चुके हैं, सेक्सुअल पार्टनर का वो भी देखना है, क्योंकि हमारे इन्फेक्शन जो है एक दूसरे से ट्रांसमिट भी होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, पर फिर भी पार्टनर से यूटीआई होने के चांस हो ही जाते हैं, इवन ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है अगर पार्टनर को। और क्योंकि ये असेंडिंग इन्फेक्शंस होते हैं, आपने देखा होगा कि जब पेशेंट क्रिटिकली इल होता है या उसका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, जिसको किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ हो या किसी को कोविड हुआ हो आजकल, या किसी को डायबिटीज हुआ हो, उसका इम्यूनिटी स्टेटस जो है वो बॉडी में कम होता है, उसको इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अभी देखा गया है कि आजकल पिछले 6 महीने से यूरिनरी इन्फेक्शन के केसेस जो है वो बढ़ गए हैं। डॉक्टर राजीव, बहुत सारे कॉलर्स इन वेटिंग है हमारे यहाँ पे। एक कॉलर मिथिलेश साहू छत्तीसगढ़ से कॉल कर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मिथिलेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा ये है, काफी महिलाओं में ये पाया जाता है जी इन्फेक्शन, इसको रोकने के लिए क्या करें जिससे ये इन्फेक्शन आराम मतलब रुक जाए और आगे ना खतरा का ना बने ऐसा टाइप? जी जी जी, ये तो आप कार्यक्रम लगातार देखते रहिए और हम इसके बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। जी, डॉक्टर अनूप, इफ वी टॉक अबाउट द कोविड पेशेंट्स, इफ अ पर्सन इज कोविड पॉजिटिव एंड इज इन्फेक्टेड विद यूटीआई और वाइस वर्सा, does the things and the treatment part becomes more challenging? Yeah, definitely. As we know, in COVID-19 positive patient, the immunity is already down and patient contracts urinary tract infection. So we have to give extra precaution to that patient. We have to treat as per the antibiotic protocol, but at the same time, the patient has to be followed up, because initially the patient develops the lower tract infections and it can proceed to upper tract infection, and finally it can lead to other complications. So in COVID-19 positive patient, we have to be extra careful and we have to give the full course of antibiotics and put the patient under a proper follow-up. जी, डॉक्टर अमलेश सेठ, बहुत सारे ईमेल्स हैं और कुछ कॉलर भी जैसा कि बार बार इस बात को समझना चाह रहे हैं कि बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं, सावधानियां क्या रखी जाए। तो एक बार हमारे दर्शकों को फिर से बताएं कि क्या कुछ सावधानियां रखें, कैसे इस यूटीआई से बचा जा सकता है। जी, ये हम लोग कई बार आपस में बात भी कर चुके हैं, फिर भी मैं ये बात दोबारा बताऊंगा। जैसे कि उन्होंने पूछा कि यंग महिला में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, और मुख्य कारण जो है, जो यूरिन नॉर्मली हमारा यूरिन जो है स्टेराइल होना चाहिए, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए, और जो हमारा फीकल रूट है, जो हमारा टट्टी का रास्ता है, उसमें बैक्टीरिया होते ही हैं। ये जो सारे बैक्टीरिया हैं, ई कोलाई, क्लेप्सिला, प्रोटेस वगैरह, ये सब टट्टी के रास्ते से आते हैं। और जैसा कि डॉक्टर सूद ने पहले बताया कि वो पहले टट्टी के रास्ते की स्किन के आसपास कुछ कॉलोनीज बनाते हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रैवल करते हुए पेशाब के रास्ते से पेशाब की थैली में पहुंच जाते हैं। और क्योंकि लेडीज में पेशाब का रास्ता छोटा होता है, तो इसलिए वो पेशाब के रास्ते में आसानी से पहुंच जाते हैं। तो इसलिए लेडीज में इन्फेक्शन पुरुषों के कंपैरेटिवली कहीं ज्यादा होता है। और ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ सिंपल हाइजीनिक मेजर्स हैं। पहली बात, जैसे उन्होंने बताया कि टट्टी के बाद सफाई के लिए हर आदमी एक वो वॉशिंग वाला नहीं यूज कर सकता, मगर अच्छी तरह से अगर वो नहीं यूज कर सकते, पानी से भी अच्छी तरह से सफाई करें, और सफाई इस तरह से करें कि टट्टी
का जो संक्रमण है वो आगे पेशाब के रास्ते में ना जाए। और दूसरी बात यह है कि उस हिस्से को सूखा रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जितना पसीना आता है, जितना पानी वहां रहता है, जितना गीलापन रहता है, उतने ज्यादा बैक्टीरिया वहां ग्रो करते हैं। तो आमतौर पे ये छोटी सी बात होती है, मगर इसका ख्याल नहीं रखा जाता, क्योंकि हर आदमी जल्दी में उसको सूखा नहीं करता है। उसको ड्राई करने से जो है ना, बैक्टीरिया का ग्रोथ के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ स्टडीज में ऐसा भी पाया गया है कि अगर हम रोज थोड़ी सी दही खाएं तो उससे जो हमारा टट्टी का रास्ता है उसमें जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है, जो लैक्टोबैसिलाई है, वो ज्यादा ग्रो करते हैं, और जो नॉन फ्रेंडली बैक्टीरिया है उनका ग्रोथ कम हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है, मगर ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो है सफाई रखना और सूखा रखना। सफाई तो काफी लोग रखते हैं, मगर सूखा रखना जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राइट। Dr. Anup, is there some relation of holding the urine? Many people don't go for urination for quite a long time और बहुत देर तक होल्ड करके रखते हैं, क्या उससे भी कुछ खतरा बढ़ सकता है? क्योंकि ये हमारे एटिकेट्स होते हैं, यूजुअली एटिकेट्स हम बताते हैं पेशेंट्स को कि जब भी आपको यूरिन सेंसेशन होता है आपको उसको कर लेना चाहिए जब भी पॉसिबल हो, क्योंकि अगर हम इसको होल्ड करके रखते हैं लंबे टाइम के लिए तो ये इट कैन प्रेसिपिटेट रिटेंशन ऑफ यूरिन, यानी कि पेशेंट का यूरिन भी रुक सकता है। तो जो प्रॉपर हाइजीन है, प्रॉपर एटिकेट ही कहते हैं कि पानी बहुत पिए, और अगर यूरिन आपको आ रहा है तो तुरंत कर लीजिए, ज्यादा देर तक घूम मत करके, इससे आपको आगे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। And there is an email from Mr. Anurag. He wants to know, is there some relation of high blood pressure with the UTI infection? Dr. Anup? Yeah, the blood pressure as per se doesn't have any direct correlation with the UTI, but if the hypertension is uncontrolled, and then patient can have other diseases which can have decrease in the immunity system, and then patient can contract infection. So there is no direct correlation with the infection, but indirectly uncontrolled hypertension leading to other diseases, other complications can decrease your immunity and can cause to UTI. जी बिल्कुल। अब यहाँ पर सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन समय अब हमारा समाप्त हो रहा है, इसलिए डॉक्टर्स आपसे आपके संदेश जानना चाहेंगे, दर्शकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे। डॉक्टर अमलेश, अब किस तरह से इस पर बचाव किया जाए, क्या कुछ करें दर्शक जो हमारे जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, कि किस तरह से बचाव किया जा सकता है इससे? देखिए, मैंने तो अभी अपना मैसेज दिया ही है, और इसमें जो है जो पेरिनियल हाइजीन जिसको हम कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सफाई रखना, सूखा रखना बहुत जरूरी है। और जिन लोगों को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, आमतौर पे टट्टी के बाद, मोशन के बाद नॉर्मली सब लोग पानी से सफाई करते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रोन है, उनको अपनी सफाई साबुन से करनी चाहिए और सुखाना चाहिए जी। बाकी अब केवल 2 मिनट रह गए हैं, तो मैं डॉक्टर सूद और डॉक्टर अनूप, what message would you like to give to our viewers, the people who are having any unusual symptoms related to the urinary infection? Why is it important for them to take a consultation from the expert and get the treatment done? So, my advice to all the people who are watching this show, that please do not ignore your symptoms. The moment you have these kind of symptoms, whether you are a male or a female, we should always go to our nearest physician or a urologist and get the consultation done, and get all the screening tests done to rule out any underlying cause, or whether the infection is there or not, and get it properly treated. And second thing is, we should get the full course of medications as per the advice of doctor, and never take over the counter drug. Right. डॉक्टर राजीव सूद, समय हमारा समाप्त हो चुका है, एक लाइन में आपका संदेश चाहेंगे? देखिए, हमारा एक लाइन का संदेश है, यूटीआई प्रिवेंटेबल है, और इसको आप अपनी लाइफस्टाइल से, अपनी हाइजीन से, एडिक्वेट फ्लूइड्स लेके और ट्रीटमेंट को पूरा कंप्लीट करके इसको ठीक कर सकते हैं। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो ठीक ना हो सके, और अगर आपने इसको इग्नोर किया तो ये बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस में
परिवर्तित हो सकती है, और स्पेशली लेडीज में और एल्डरली पीपल में, और इससे हमारी किडनीज भी खराब हो सकती हैं अल्टीमेटली, और हमारे को सेप्टिसीमिया होके हमारी लाइफ के लिए भी एंडेंजर्ड है। तो पर ये पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है। आप एडिक्वेट फ्लूइड लीजिए, अपनी हाइजीन रखिए, अपने डाइट का ख्याल रखिए कि उसके अंदर क्या लेना है, और हेल्दी रहिए। और इस प्रोस्टेट डिजीज अवेयरनेस मंथ में हम आपको बताएं कि प्रोस्टेटाइटिस को भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चल रहा है। Thank you so much, Dr. Rajiv Sood. We would like to thank you, Dr. Amlesh Seth and Dr. Anup Kumar Gupta for all that important information and joining in the show and talking about the urinary infection. So it is very important that we all must actually be aware about any unusual symptoms. If you are having burning sensation while urination or the urge keeps on for the urination, you must consult a doctor and take the proper treatment for urinary tract infection. बिल्कुल सावधानी ही बचाव है, और सावधानी के जरिए आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाव रख सकते हैं। उसके बारे में जानकारी आपको दी गई है, तो निश्चित तौर पर उम्मीद जताई जा रही है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आनंद से रहेंगे। तो इस हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।